नमस्कार दोस्तों, रेनबो रोशनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट इति सक्सेना। आज मैं आपके सामने इंडो चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट की डिटेल्स लेके आई हूं। आपको इसके बारे में क्या-क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो सभी इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो हेडिंग्स अंडर विच हेडिंग्स हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है, मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी। फिर इंडिया और चाइना के बीच में क्या कॉमन है मैं वो बताऊंगी। पंचशील एग्रीमेंट क्या है, पहले कब वॉर और कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, कौन कौन सी बॉर्डर लाइंस हैं, और रिसेंट जो अभी फेस ऑफ हुआ उसके बारे में बताएंगे। और आगे क्या वे अहेड है, क्या क्या किया जा सकता है और क्या कर सोचना चाहिए इंडिया दोनों गवर्नमेंट को कुछ भी एक्शन लेने से पहले। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात है कि पिछले कुछ हफ्तों में या फिर कहें कुछ महीनों में बहुत ही ड्रामेटिक चेंजेस हुए हैं इंडिया चाइना बॉर्डर पे। क्या-क्या? जैसे कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई है एलएसी के आसपास, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास। गलवान वैली में हमें कुछ कैंप्स सैटेलाइट इमेज में दिखे, और भी इंडिया ने रोड बनाई। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। स्टैंड ऑफ हुआ, ये कुछ एरिया ऑफ डिस्प्यूट्स थे जो मैं अभी आगे आपको डिटेल में बताऊँगी। ये चीज़ें इन चीज़ों पे बात हुई। फिर हमने इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने अपनी 2 कमांड्स लॉन्च की, गुवाहाटी और चंडीगढ़ में। ये इसलिए लॉन्च की गई ताकि ये कमांड्स बॉर्डर पे, इंडिया चाइना बॉर्डर पे ध्यान रख पाएँ कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। ठीक है? फिर एक वॉयलेंट क्लैश हुआ जिससे सारे के सारे इंडियंस हिल गए। हमारे 20 जवानों ने अपनी जान गँवाई। तो ये गलवान वैली का क्लैश था। तो इन्हीं सब इवेंट्स के मद्देनज़र आज हम इंडो चाइना रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट्स को स्पेशली पढ़ेंगे। तो क्या है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में कॉमन? पहली चीज़, दोनों कंट्रीज़ पर ब्रिटिश रूल था, ठीक है? और दोनों कंट्रीज़ लेट 1940s में इंडिपेंडेंट हुई। इंडिया 1947 में आज़ाद हुई, तो चाइना 1949 में। ठीक है? तो दोनों कंट्रीज़ में एक और चीज़ कॉमन है, दोनों की पॉपुलेशन। दोनों की पॉपुलेशन वर्ल्ड की हाईएस्ट पॉपुलेशन है। चाइना के बाद पॉपुलेशन में जो सेकंड नंबर पे आता है वो इंडिया है। बिगेस्ट इकोनॉमीज़ ऑफ एशिया हैं। अगर इन दोनों को कुछ भी अफ़ेक्ट पड़ता है तो पूरे एशिया में इफ़ेक्ट आएगा। दोनों पूरे वर्ल्ड के बिगेस्ट प्रोड्यूसर, इम्पोर्टर और कंज्यूमर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स है। ठीक है? यहाँ पे मतलब एग्रीकल्चर इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है यहाँ की। फिर दोनों की दोनों ग्लोबल मार्केट्स हैं। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब मार्केट बहुत बड़ा है दोनों कंट्रीज़ का। फिर दोनों की दोनों कंट्रीज़ के सिटिज़न्स आपको ग्लोब में किसी भी कंट्री में मिल जाते हैं। आप इंडियंस भी देख सकते हैं और चाइनीज़ सिटिज़न्स भी देख सकते हैं। दोनों इमर्जिंग ग्लोबल पावर्स हैं। दोनों का जो भी डिसीज़न होता है उसका इम्पैक्ट क्या कहाँ पड़ता है? पूरे वर्ल्ड पर। तो ये चीज़ हम अभी भी देख रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में कि हर जो बड़ी कंट्री है वो इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रही है। चाहे वो रशिया हो या चाहे वो यूएस हो या ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी बड़ी कंट्रीज़ इसके बीच में अपना कुछ ना कुछ राय ज़रूर दे रही है। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमें नहीं भूलनी चाहिए, दोनों की दोनों कंट्रीज़ क्या है? न्यूक्लियर पावर्स हैं। ठीक है? और ये तो अभी हमने जो सुना है कि कोरोना वायरस का जो बर्थ प्लेस है वो भी चाइना ही है। तो इनके पास कह सकते हो बायो वेपन भी है। अब आते हैं पंचशील एग्रीमेंट। शुरू करते हैं 1949 से। 1947 में इंडिया भी आज़ाद हो गया, 1949 में चाइना भी आज़ाद हो गया ब्रिटेन से। अब इसके बाद क्या हुआ? हिमालयन स्टेट जो थी छोटी-छोटी, कुछ-कुछ स्टेट्स को इंडिया ने तो सीधे-सीधे बोल दिया कि हमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं रखना, लेकिन चाइना ने एनेक्स करना शुरू किया। ठीक है? इसमें से एक स्टेट थी तिब्बत, ठीक है? जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन इंडिया इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं जाना चाह रहा था, इसलिए 1954 में इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया चाइना के साथ, जो था पंचशील एग्रीमेंट। ठीक है? इसमें क्या था? म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कि ना आप हमारी टेरिटरी में आओ, ना हम आपकी टेरिटरी में आएँगे। आपके डिसीजंस सोवरेन होंगे, हमारे डिसीजन भी सोवरेन होंगे। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, एक दूसरे के लिए कोई लड़ाई, झगड़ा, गुस्सा कुछ नहीं होगा। ठीक है? म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल मैटर, अगर आपका आपकी कंट्री का कोई इंटरनल मैटर है, तो इंडिया का है तो चाइना नहीं बोलेगा, चाइना का है तो इंडिया नहीं बोलेगा। ठीक है?
ऐसे म्यूचुअल बेनिफिट्स, अगर दोनों को फायदा है तो इक्वालिटी एंड कोऑपरेशन पे काम होगा। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, बिना लड़े झगड़े दोनों अपने डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। तो ये था पंचशील एग्रीमेंट 1954 का, जो ज्यादा दिन नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि 1962 में एक वॉर हो गई। रीजन क्या था वॉर का? चाइना ने इलीगली तिब्बत को एनेक्स कर लिया। पीसफुल हिमालयन स्टेट थी ये जो तिब्बत था, पर प्रॉब्लम ये थी कि है ना, तिब्बत बहुत ही छोटी स्टेट थी और लोग भी इतने कॉशियस नहीं थे कि उसको वो किया जा सकता है, एनेक्स किया जा सकता है। उन्होंने अलाउ किया अपनी कंट्री से चाइना को रोड बनाना, एंड लेटर चाइना ने इसको ही एनेक्स कर लिया। तो यहाँ के जो स्पिरिचुअल लीडर थे, उनकी लीडरशिप में, स्पिरिचुअल लीडर कौन थे इनके? दलाई लामा। दलाई लामा की लीडरशिप में कुछ लोगों ने इसका अपोज किया, चाइना की मूव का अपोज किया, और दलाई लामा ने सेल्फ इम्पोज एक्साइल अपने ऊपर लगाया कि मैं चाइना में नहीं रहूंगा, मैं तिब्बत, मेरा तिब्बत अगर मेरा नहीं है तो मेरे को तिब्बत में नहीं रहना। तो इन्होंने इंडिया से शेल्टर मांगा। अब इंडिया की, क्योंकि हम तो जो मेहमान आएंगे हम उन्हें मना नहीं कर सकते, शरणार्थी है कोई तो हम उन्हें नहीं कर सकते, तो ये सोच इंडिया के जो संस्कार है उनसे इंडिया पीछे नहीं हट पाया और उन्होंने इनको शेल्टर दिया। ठीक है, तो 1 लाख तिब्बतन्स और विद दलाई लामा, अलॉन्ग विद दलाई लामा, ये सब इंडिया में आए। हिमाचल प्रदेश में इन्हें एक जगह दी गई कि आप यहाँ पे रह सकते हो। ठीक है, तो अब क्या हुआ, चाइना और गुस्से में आ गया और उसने क्या किया, वॉर फाइनली छेड़ ही दी। 1962 में इंडिया रेडी नहीं था, क्योंकि वो पंचशील के जो एग्रीमेंट था उसको बहुत अच्छे से मान रहा था, पर क्योंकि वॉर के लिए तैयार नहीं था, तो इस वॉर में इंडिया को थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ा। क्या हुआ, चाइना हमारे लद्दाख, जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन था, उसमें 60 किलोमीटर अंदर आ गया इंडियन स्टेट की। इसको पहले क्या बोलते थे? NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अरुणाचल प्रदेश को पहले नाम था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। यहाँ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में जब चाइना 60 किलोमीटर अंदर आ गया, तो उसने कहा कि अरुणाचल प्रदेश का एरिया अगर आपको चाहिए तो अक्साई चीन, जो कि लद्दाख का पार्ट है, अक्साई चीन का एरिया आप हमें दे दो। उस टाइम इतनी इंपॉर्टेंस शायद इंडियन काउंटर पार्ट्स को पता नहीं थी, या फिर हम उस स्टेट पे नहीं थे कि हम चाइना से इस लेवल पे वॉर कर पाए। इस नेगोशिएशन में इंडिया ने अक्साई चीन की टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन चाइना को सौंप दिया, और जो अरुणाचल प्रदेश था इसका, यहाँ से चाइना की जो आर्मी थी उसने रिट्रीट किया। तो अरुणाचल प्रदेश की को कौन एडमिनिस्टर कर रहा है? इंडिया, जो कि चाइना बोलता है हमारा पार्ट है। और इंडिया का जो अक्साई चीन है, जिसे हम अपना पार्ट बोलते हैं, उसको कौन एडमिनिस्टर कर रहा है? चाइना। ठीक है, तो इस रिजल्ट का जो वॉर का जो रिजल्ट हुआ वो ये हुआ कि चाइना ने वेस्टर्न बॉर्डर, मतलब जो लद्दाख रीजन था, वेस्टर्न सेक्टर में अपना एक बॉर्डर सिक्योर कर लिया। यहाँ पे से चाइना को क्या फायदा था? ये हाई पोस्ट पे अक्साई चीन थोड़ा हायर है, ये वहां पर अगर रहेंगे तो ये एक तो पाकिस्तान से कांटेक्ट में रह सकते हैं, इंडिया, ये जो चाइना चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना रहा है उसमें भी इनको फायदा होगा। और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग सोच के उन्होंने चाइना अक्साई चीन को प्रेफर किया, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उस टाइम कहा कि ये बंजर जमीन है, इसका कोई फायदा नहीं होगा रख के, तो अरुणाचल प्रदेश पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब आता है नथुला क्लैश 1967 में। 1962 वाली जो वॉर थी, ये हम बुरी तरीके से हार गए थे, तो हम नेगोशिएट करने की ज्यादा हालात में नहीं थे। फिर आता है 1967 की वॉर। 1967 की वॉर में क्या हुआ? वॉर नहीं थी एक्चुअली, क्लैश था। इंडिया ने रोड बनानी शुरू की। ठीक है, कहाँ पर? नाथुला पास के आसपास अपनी रोड बनानी शुरू की। तो जो चाइनीज काउंटर पार्ट्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ठीक है, एकदम बैटल ड्रेस में रेडी आके उन्होंने कुछ स्लोगन्स जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो इंडिया ने थोड़े एक दिन के लिए काम रोका और 2 दिन बाद उन्होंने फिर से काम शुरू कर दिया। तो 100 चाइनीज सोल्जर्स आ गए लड़ाई करने के लिए। लेकिन इंडिया की जाट रेजिमेंट थी वहां पे और उन्होंने चाइनीज को बहुत अच्छे से मार के भगाया। लेकिन चाइना ने उस टाइम क्या किया? स्टोन पेल्टिंग की।
पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन इंडियंस ने भी उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया और इस मुठभेड़ में चाइना वापस चला गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे 88 इंडियन सोल्जर्स मर गए थे, लेकिन शहीद हुए थे, लेकिन चाइना के 300 सोल्जर्स वर किल्ड। तो हम लोग इसमें बहुत अच्छे तरीके से जीते थे। इसके बाद इसका रिजल्ट ये हुआ कि नेक्स्ट 50 इयर्स तक, ऑलमोस्ट 5 डिकेड्स तक कोई लड़ाई नहीं हुई। बात है डोकलाम स्टैंड ऑफ। 2017 में चाइना ने फिर से कंस्ट्रक्शन करना चाहा। कहाँ? जो चाइना भूटान बॉर्डर है वहां पर एक रोड बनाने की कोशिश की। चाइना की यही स्ट्रेटेजी है, जो कंट्री आपको जिसमें कंट्री में आपका इंटरेस्ट है वहां पे सबसे पहले रोड बनाओ, रोड के थ्रू अपने वेपन्स और सारी चीजें भेजो और फिर उस कंट्री को एनेक्स कर दो। इस तरह भूटान भी जो है वो बहुत ही छोटी सी कंट्री है। अगर वहां पे चाइना रोड बनाने में कामयाब होता है तो चाइना की एक्सेस उस जगह पे बढ़ जाती है, मिलिट्री एक्सेस भी उस जगह पे बढ़ जाती है। तो इसलिए इंडिया नहीं चाहता था कि उसकी जो चिकन नेक है या फिर जो हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं, हमारी एक पतली सी लैंड बॉर्डर होल इंडिया को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं चिकन नेक या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और ये जो डोकलाम लोकेशन थी ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। अगर इस जगह पे चाइना अपना कब्जा कर लेता तो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट बिल्कुल कट जाता। इसलिए इंडिया की जो आर्मी है उसने वहां पे बहुत फॉर्मली इस चीज का अपोज किया। ठीक है, तो कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन जुनिपर लगाया गया, जिसमें 270 इंडियन ट्रूप्स वहां पे खड़े रहे। ठीक है, वेपन्स के साथ, कि हम यहाँ पे सिक्किम को क्रॉस किया और डोकलाम पे पर चाइनीज ट्रूप्स को स्टॉप कर दिया रोड कंस्ट्रक्शन से। और 28 अगस्त को दोनों कंट्रीज में एक बात हुई जिसमें इंडिया और चाइना ने अपनी आर्मीज को रिट्रीट कर लिया। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल क्या बोलेंगे स्टैंड ऑफ था यहाँ पर इंडिया का। इंडिया ने अपनी बात मनवा ली जो वो करना चाहता था। अब थोड़ा सा इस बॉर्डर को देखिए। इंडिया चाइना बॉर्डर को 3 पार्ट्स में ब्रेक किया जा सकता है। ये है वेस्टर्न सेक्टर, ये है मिडिल सेक्टर या सेंट्रल सेक्टर, और इधर की साइड वाला ये है ईस्टर्न सेक्टर। ठीक है, तो अब ये जो लाइन है, ये जो अभी LAC इस पे है, तो ये वाला जो पार्ट है ये चाइना एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है। ये कौन सा है? अक्साई चीन। ठीक है, अक्साई चीन एरिया हेल्ड बाय चाइना एंड क्लेम्ड बाय इंडिया। और यहाँ पे क्या है? ये वाला जो अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया का अरुणाचल प्रदेश है। और कौन सी बाउंड्री है यहाँ पे? मैकमोहन लाइन। अभी लाइन में आपको बताऊंगी डिटेल में। ठीक है, भूटान भूटान का जो डोकलाम प्लेटू है ये यहाँ पे था, यहाँ पे ट्राई जंक्शन, यहाँ पे इंडिया भूटान और चाइना तीनों मिलते हैं। तो जो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ से हमारा इंडिया और नॉर्थ होल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने वाली पतली सी लैंड एरिया है जिसे कहते हैं चिकन नेक। तो अगर चाइना का कंट्रोल यहाँ होता तो वो चिकन नेक पे कंट्रोल करने की कोशिश करता, जिसको इंडिया ने सक्सेसफुली रोक दिया। तो अब आता है कौन कौन सी बॉर्डर्स हैं। ठीक है, 3 सेक्टर तो मैंने आपको बता दिए कि वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर या ईस्टर्न सेक्टर। अब आती है जॉनसन लाइन। जॉनसन लाइन और मैकडोनल्ड लाइन ये वेस्टर्न सेक्टर में है। ठीक है, हम मानते हैं जॉनसन लाइन को, जो कि 1865 में प्रपोज की गई थी। ये ब्रिटिश लोगों ने ही ब्रिटेन बनाई थी कि क्या होगा कि है ना, जो अक्साई चीन होगा वो इंडिया का पार्ट है इस लाइन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम मैकडोनल्ड लाइन देखें जो कि 1893 में आई थी, इसमें जो अक्साई चीन है वो चाइना का पार्ट है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इंडिया अक्साई चीन को अपना पार्ट मानता है, इसलिए वो जॉनसन लाइन को मानता है, लेकिन चाइना मैकडोनल्ड लाइन को मानता है। ठीक है, और जो LAC करंटली है वो मैकडोनल्ड लाइन पे है। अब इंडिया ने, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब आता है मैकमोहन लाइन क्या है। मैकमोहन लाइन जो हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है, वहां पर जो बॉर्डर है उसे कहते हैं मैकमोहन लाइन। ये 1914 में शिमला कन्वेंशन में आया था, लेकिन चाइना इसको रिजेक्ट नहीं करता। इस टाइम चाइना से पूछा नहीं गया था, चाइना बोलता है। तो अरुणाचल प्रदेश कंप्लीटली
चाइना बोलता है कि ये हमारा पार्ट है, लेकिन इंडिया बोलता है ये हमारा पार्ट है, क्योंकि 1914 में जो शिमला कन्वेंशन हुआ था उसमें ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत में ये हुआ था कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है। ठीक है, अब करंट सिचुएशन क्या है? वेस्टर्न मोस्ट अक्साई चीन क्लेम्ड बाय इंडिया, और ये क्या है? कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय चाइनीज ऑटोनोमस रीजन ऑफ जिनजियांग। यहाँ की जिनजियांग प्रोविंस है चाइना की, जो ये इसको कंट्रोल करती है। ठीक है, यही वो जो मैंने आपको बताया था, ये दोनों एरिया, अरुणाचल प्रदेश को ये साउथ तिब्बत बोलते हैं और अक्साई चीन हमारा पार्ट बोलते हैं हम। ठीक है, तो अब रिसेंट फेस ऑफ में क्या हुआ, अब इन जगहों को ध्यान से देखिए जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ। हॉट स्प्रिंग्स, पेंगोंग लेक, गलवान वैली, अक्साई चीन, सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पर आती है काराकोरम रेंज, और ले से अगर हमें यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ से कोई ऐसी रोड बनाए जो जल्द से जल्द हमें पहुंचा दे यहाँ तक, तो क्या फायदा होगा? यहाँ पर हम, अगर चाइना और पाकिस्तान हमको साथ में घेरता है, तो हम पे एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट होगा जहां से हम इसको काउंटर कर सकते हैं इस चीज को। एक ही चीज है जहां पे पाकिस्तान और चाइना को रोका जा सकता है आपस में मिलने से। तो हम इस पॉइंट को ले को इस पॉइंट से कनेक्ट करना चाह रहे थे थ्रू अ रोड, तो हमने यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्ट की। अब चाइनीज पार्ट जो था वो इससे बौखला गया कि हमें यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन करने की इजाजत नहीं है एज पर देम, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड एरिया है। पर हम मानते हैं कि हमें ये हमारा कंप्लीटली इंडिया की रेंज में है। तो अब शुरू हुई लड़ाई। ज्योग्राफिकल लोकेशन पे क्या हुआ, एक आप पैंगोंग लेक को समझो। पैंगोंग लेक में जो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, जैसे कोई हैंड रखा हुआ हो, तो इन्हें, ये जो ऐसी चीज है, इन्हें कहते हैं फिंगर्स। तो पूरा पैंगोंग सो लेक में 8 फिंगर्स हैं। ठीक है, तो पहले इंडिया फिंगर 1 से लेकर 8 तक पेट्रोलिंग करता था टिल अप्रैल, लेकिन मई में कई चाइनीज ट्रूप का इंट्रूजन हुआ और उन्होंने रोका, और वो कहां तक आ गए? पेट्रोल पॉइंट 2 तक, फिर इंडिया के फिंगर 2 तक, मतलब फिर इंडिया के लोगों ने ये किया, पीछे पहुंचाया इन्हें, तो फिंगर 4 पे रोका, और चाइना बोलता है कि गलवान वैली, और यहाँ गलवान वैली तो पूरी हमारी है, और फिंगर 4 तक भी हमारा है, फिंगर 2 तक का एरिया हम क्लेम करते हैं, ये सब हमारा है। पर इंडिया ऑलरेडी अप्रैल तक फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग कर रहा था, तो इंडिया बोल रहा है कि अप्रैल का जो स्टेटस क्यों है हमें उसे मानना चाहिए। तो ये बात है। ठीक है, अब गलवान वैली का क्या सीन है? यहाँ पर क्या है, गलवान नदी शोक नदी से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ, अगर चाइना चाहे तो थोड़ा सा स्मॉल स्मॉल जो राइवलेट्स हैं उनका पानी वो रोक सकता है, जो कि चाइना ने किया। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट है इसके माउथ पे, जो श्योक रिवर का के माउथ पे PP14 है, ये वाली जगह। ठीक है, तो यहाँ पर भी इंडिया का पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है। तो उन्होंने बोला कि चाइना ने कि ये पूरा गलवान एरिया तो हमारा है, और पेट्रोलिंग पॉइंट 14 मतलब बस सिर्फ इतने से एरिया की बात करो, तो अब गलवान एरिया में अगर हम कुछ कर रहे हैं तो इट्स नन ऑफ योर कंसर्न, जबकि इंडिया पहले यहाँ भी पेट्रोलिंग करता था, तो ये गलत है। चाइना ने अपनी LAC को इधर से इधर शिफ्ट, मतलब टुवर्ड्स वेस्ट शिफ्ट करने की कोशिश की है। और ये जो गलवान एरिया, पैंगसोंग लेक, और ये जो है, ये दोनों तीनों एरिया ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे बहुत नैरो बॉर्डर है, नैरो LAC है, और हम इस पे डिस्प्यूट बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अब क्या हुआ, 5 मई को इनकर्जन स्टार्ट हुआ, चाइनीज पार्ट हमारे टेरिटरी में आने लगी, पैंगसोंग लेक में, जो मैंने आपको बताया कि फिंगर 8 तक हम करते थे। जून 6 को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बात हुई, और इसमें कोई जॉइंट स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया, क्योंकि कोई क्लियर बात हुई नहीं। दोनों आर्मी ने हमारे इंडिया में जो बोला गया वो ये बोला गया कि दोनों आर्मी रिट्रीट करेंगी, और जो अप्रैल में स्टेटस क्यो था उसे मेंटेन किया जाएगा। लेकिन चाइनीज ट्रूप उसके बाद भी वहां दिखाई दिए। ठीक है, अब क्या हुआ, 9 जून को जब प्रेशर इंडिया पे पड़ा कि
ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज होना चाहिए टॉक्स के बाद। तो 9 जून को मिलिट्री ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा कि कॉर्डियल और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में बात हुई है, हम बात से अर्ली रेजोल्यूशन निकालेंगे। और चाइनीज काउंटर पार्ट ने भी यही कहा कि पीसफुली हम एलएसी के मैटर को रिजोल्व करेंगे, पर किसी ने भी कुछ क्लियर नहीं बताया। ठीक है, अब क्या हुआ, जो बाद में खुल के बात सामने आई कि इस टॉक्स में 5 पॉइंट्स पे डिस्कशन हुआ। पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, 17 और पैंगोंग लेक का केवल नॉर्थ बैंक, चुशुल। लेकिन अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे गलवान वैली को लेके डिटेल में कोई बात नहीं हुई, क्यों, जबकि पीपी 14 गलवान वैली का पार्ट है, लेकिन इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ गलवान वैली, पूरी गलवान वैली कवर नहीं होती, माउथ ऑफ गलवान वैली। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पर अगर चाइना ने अज्यूम कर लिया कि गलवान वैली चाइना का पार्ट है, विच इज रॉन्ग, हम इसे नहीं मानते, पर इसके बारे में बात ही नहीं हुई तो ये उन्होंने मान लिया। ठीक है, अब गलवान रिवर वैली में क्या हुआ, नाउ पीएलए क्लेम दैट चाइना हैड कंट्रोल द हिल टॉप्स अराउंड गलवान रिवर एज लॉन्ग एज दे कुड रिमेंबर। अब चाइना बोल रहे हम तो गलवान वैली बहुत पहले से, हम गलवान वैली हमारे ही अंडर आती है, जब से अब हमें याद है। अब लेकिन क्या हुआ कि पीएलए ये भी एलिज करा है कि 1 किलोमीटर लॉन्ग ट्रैक, इंडिया ने जो बॉर्डर रोड बनाई है, इंडिया ने ये दौलत बेग और डेमचोक को कनेक्ट करती हुई एक रोड बनाई है। इंडिया बोल रहा है, चाइना बोल रहा है कि ये गलवान वैली से होती हुई गुजर रही है, दरबेग से दौलत बेग को कनेक्ट करने वाली रोड, और ये हमारी टेरिटरी में घुस रहा है और बहुत पास है, तो इसे ये नहीं बनानी चाहिए। ये चाइना का क्लेम है, लेकिन हम इसे नहीं मानते। हम बोलते हैं कि ये हमारा पूरा इंडिया का एरिया है और हम इसमें रोड बना सकते हैं। ये रोड हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये मिलिट्री सप्लाई इस एरिया तक पहुंचा सकती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, दौलत बेग गोल्डी तक। अब इस चीज को ध्यान दे देखिए, चाइना ने पहले ही गलवान एरिया में, जहां पे शोक नदी से मिलती है गलवान, जिस 5 किलोमीटर पहले तक रोड बना ली है। और ये रोड कब बनाई, मई में, केवल 1 महीने के अंदर अंदर इन्होंने पूरी रोड बना डाली। और जब हम बनाने बैठे तो इन्होंने मना कर दिया, पर द गुड थिंग इज कि इंडिया भी ये रोड बना चुका है। अब आती है गोगरा। गोगरा एक जगह है जहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे भी इंडियन नेगोशिएशन में इसको लाया ही नहीं गया। जब हमने नेगोशिएट किया तो इस पॉइंट पे कोई डिस्कशन खास हुआ नहीं। ठीक है, इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया कि पीएलए ट्रूप्स को गोगरा की विसिनिटी में नहीं आना चाहिए क्योंकि ये इंडिया की पोस्ट है, गोगरा पोस्ट। लेकिन चाइना इसे कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है, वो इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा। और बाद में जैसे गलवान वैली के टाइम में किया कि ये तो पूरा हमारा ही पार्ट है, इस पे हमें बात करनी ही नहीं है, वैसे वो गोगरा के केस में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है पैंगसो लेक एरिया, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। अब ये देखिए कि क्या हुआ 15-16 जून की नाइट को। हमने सुना कि 20 ब्रेव हार्ट सोल्जर्स ने अपनी जान गंवा दी। क्या हुआ, ये प्लान्ड प्लॉटेड अटैक था चाइनीज पीएलए से। क्या करा था उन्होंने, चाइनीज सोल्जर्स ने बहुत ज्यादा नंबर में, जबकि वो पेट्रोलिंग की जगह है, वहां पर बहुत सारे नंबर, मतलब करीब 250 सोल्जर्स वहां पे थे जो कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में लगे हुए थे या फिर यहाँ पे कुछ टेंट वगैरह लगा रहे थे। ठीक है, इन्होंने नेल स्टडेड आयरन रॉड से हमला किया। ठीक है, फिर इसमें एथिक्स को तो दरकिनार किया गया, किसी तरीके का गौर यहाँ पे नहीं था, किसी तरह की ह्यूमैनिटी यहाँ पे चाइनीज काउंटर पार्ट से नहीं थी। क्या किया इन्होंने, जब इंडिया के कुछ जवान प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए बिना गन के पेट्रोलिंग करने के लिए गए तो इन्होंने उन पर अटैक किया। और जब इंडिया के सैनिक जा रहे थे तो इन्होंने क्या किया था कि वहां पे जो गलवान नदी की स्मॉल रेवलेट थी, उन्होंने उसका पानी ब्लॉक किया था, और जैसे इंडियन ट्रूप्स जा रहे थे उन्होंने इसको छोड़ दिया, तो वो अनबैलेंस्ड हो गए और गिरने लगे। दे रिलीज्ड वाटर एट अ हाई स्पीड व्हेन इंडियन आर्मी पर्सनल अपीयर्ड ऑन द साइड। तो इससे उनका बैलेंस गिरने लगा। तो कुछ लोग तो इस इम्बैलेंस की वजह से बहुत ज्यादा लड़खड़ा गए, लेकिन हमारे माउंटेनियर्स बहुत ज्यादा अच्छे, हमारे सोल्जर्स बहुत अच्छे माउंटेनियर्स हैं, इसलिए वो चढ़े और उन्होंने इतने अच्छे से मारा चाइनीज काउंटर पार्ट्स को कि उन्हीं के हथियार से भी उन्हें मार दिया। ये वो हथियार थे जो इसमें यूज किए गए, नेल
स्टॉप आयरन रोड्स। अब क्या है ये सब जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, काफी लोग कह रहे हैं कि इसके बाद वॉर हो जानी चाहिए, इंडिया को अपना साइचिन पार्ट ले लेना चाहिए, या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें कि हम साथ हैं। पर इसकी बड़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं। अगर हम इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करें तो इंडिया बहुत सारे लेवल पे चाइनीज गुड्स पे डिपेंडेंट है, लेकिन जिस तरीके की चीज अभी दिख रही है कि इंडिया ने चाइनीज एप्स को बैन कर दिया, इंडिया में वाइड लेवल पे चाइनीज गुड्स का बॉयकॉट हो रहा है, तो ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि इंडिया अपनी डिपेंडेंसी ऑन चाइनीज गुड्स रिड्यूस कर सकता है। इसका हमें, अगर इंडियन पब्लिक साथ हो तो ये पॉसिबल है, और इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी को हम रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे डिसीजंस लेगी तो डब्ल्यूटीओ के कुछ रूल्स बीच में आ सकते हैं, एंड दैट वुड बी अ बिग इशू। क्योंकि अभी अगर पर्सनल लेवल पे इंडियन पीपल ऐसा करते हैं तो कोई कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन अगर गवर्नमेंट करती है तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे इसका अपोज किया जा सकता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टाइज इन चाइना एंड पाकिस्तान। अब चाइना और पाकिस्तान दोनों ही से हमारे अभी अच्छे रिलेशन नहीं चल रहे, और अगर ये दोनों कंट्री एक होती है तो हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर और ईस्टर्न बॉर्डर इनसिक्योर हो जाता है। लेकिन अगर हम ग्लोबल इक्वेशंस बना लें और इसको बैलेंस कर दें तो ये चीज अपने आप ही नलीफाई हो जाएगी। जैसे इंडिया का फ्रेंड है रशिया, जैसे क्वाड, जैसे क्वाड मतलब इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस। इंडिया को यूएस का बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो हमें ग्लोबल लेवल पे इन पावर्स को बैलेंस करना पड़ेगा, जिससे कि ये दोनों मिलके हमारे सामने खड़े भी ना हो पाए। फिर रीजनल टाइज, जैसे इंडिया ब्रिक्स का पार्ट है, तो अगर रीजनल ग्रुपिंग में दोनों कंट्री हैं तो जो इनके अदर मेंबर्स हैं जैसे ब्राजील, रशिया, साउथ अफ्रीका, ये नहीं चाहेंगे कि ये दोनों कंट्री के बीच में आपस में कोई वॉर हो, क्योंकि इम्पैक्ट सभी पे पड़ेगा। कोरोना क्राइसिस देखो, जैसे मैंने आपको बताया इंडिया और चाइना दोनों ही वर्ल्ड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर, इंपोर्टर और कंज्यूमर हैं फूड प्रोडक्ट्स के। तो ऐसे में अगर इंडिया चाइना की इकोनॉमी को कोई भी झटका पहुंचता है तो उसका असर पूरे के पूरे वर्ल्ड पे दिखाई देगा। दोनों कंट्री भी कोरोना क्राइसिस को फेस कर रही हैं, जो कि जिसने ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज को हिला के रख दिया है फाइनेंशियली। तो ऐसी सिचुएशन में वॉर इज नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है, अब मेक इन इंडिया की बात करें, मेक इन इंडिया हम बना ले, लेकिन चीजें इकोनॉमिकली वायबल भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा महंगे हैं, कॉस्टली हैं, तो इंडिया के लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेक इन इंडिया का ध्यान हमें ये देख के रखना होगा कि चीजें अफोर्डेबल भी हो। अब इंडो पैसिफिक पावर बैलेंस की, इंडो पैसिफिक रीजन में भी चाइना और इंडिया का पावर बैलेंस हमें देखना पड़ेगा। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करना है हमें, वो जो कि हम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेगी। स्ट्रेट यूजेस ऑफ एडवर्स सिचुएशन, अब क्या होगा कि है ना, अब इंडिया को मौका मिला है कि वो अपने प्रोडक्ट्स खुद लॉन्च कर पाए। तो ठीक है, इसी के साथ मैं ये लेक्चर को एंड करती हूँ। इस चीज को ध्यान रखिए, इफ वी डू नॉट एंड वॉर द वॉर विल एंड अस। ये एच.जी. वेल्स ने कहा था, और बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है जिसे हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लड़ाई झगड़े से हमें कुछ नहीं मिलता, हम खुद ही खत्म हो जाते हैं। टू आर्मीज दैट फाइट ईच अदर इज लाइक वन आर्मी दैट कमिट्स सुसाइड। लड़ाई तो हो जाती है, सब खत्म भी हो जाता है, लेकिन काफी सारी फैमिलीज, काफी सारी इकोनॉमीज, काफी सारे रिसोर्सेस खत्म हो जाते हैं एक बैटल के साथ, और फिर से बनना बहुत मुश्किल होता है, फिर से दोबारा खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर वॉर अवॉइड हो सकती है तो वी शुड अवॉइड वॉर, और इसका पीसफुल सॉल्यूशन जरूर निकालना चाहिए। तो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। और अगर इस तरीके के वीडियो आपको और देखने हैं तो प्लीज कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको इस किस तरीके के वीडियो देखने हैं, आप सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।